प्रदेश के मुख्यमंत्री ने की बड़ी घोषणा। कहा 1,80,000 रुपए की आय वाले परिवारों की लड़कियों के लिए सरकारी व प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा होगी फ्री। 3 लाख आय वाले परिवारों की लड़कियों की आधी फीस देगी सरकार। नूंह जिले में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह। 1,43,57,000 रुपए की विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास व उद्घाटन। गृह मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में अंबाला में आयोजित हुआ पन्ना प्रमुख सम्मेलन। इस सम्मेलन में पहली बार QR कोड से हुई एंट्री। और देश भर में आज मनाई जा रही है कार्तिक पूर्णिमा। इस दिन पर गुरु नानक देव जी का हुआ था जन्म। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानीपत जिला के समालखा में आयोजित जन आशीर्वाद रैली के दौरान घोषणा करते हुए प्रदेश के 1,80,000 रुपए आय वाले परिवारों की लड़कियों की सरकारी व प्राइवेट कॉलेज में शिक्षा फ्री करने का ऐलान किया और 1,80,000 रुपए से 3 लाख आय तक के परिवारों की लड़कियों की कॉलेज की आधी फीस सरकार देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन प्राइवेट कॉलेजों में फीस देनी होगी वह हरियाणा सरकार देगी। उन्होंने समालखा को नगर पालिका से नगर परिषद बनाने की भी घोषणा की। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने समालखा वासियों के लिए करोड़ों रुपए की सौगात दी। उन्होंने कहा कि जहां जमीन मिलेगी वहां 100-100 एकड़ के 2 सेक्टर समालखा में बनाए जाएंगे। समालखा में 50 बेड के CHC को 100 बेड का अस्पताल बनाए जाने की घोषणा की। लड़कियों की जिनकी परिवार की आय 1,80,000 रुपया यहाँ तक सीमित है, उन लड़कियों की शिक्षा सरकारी के साथ साथ प्राइवेट में भी फ्री होगी। अगर प्राइवेट वालों को पैसा देना होगा तो सरकार देगी, उनको नहीं देना। कि समालखा को नगर पालिका की बजाय नगर परिषद बना दिया जाए तो आज समालखा शहर को नगर परिषद बनाने का दर्जा दिया जाए। सेक्टर के बारे में लिखा गया कि यहाँ 2 सेक्टर चाहिए। जैसा मैंने HSIDC में कहा है, हम जमीन लेकर के 100-100 एकड़ के एक सेक्टर अर्थात 200 एकड़ जमीन, लेकिन किसान अपने इलाके में जिस भी गांव में देने के लिए तैयार हों। किसानों को एक ही लाभ है कि जहां सेक्टर जाएंगे, जहां HSID की फैक्ट्री जाएगी, वहां रोजगार बढ़ेगा। उन्होंने रविदास सभा और कश्यप राजपूत धर्मशाला को 11-11 लाख रुपए देने और समालखा से नारायणा फाटक पर अंडरपास के लिए 6 करोड़ 80 लाख रुपए के काम को करवाने की घोषणा की। उन्होंने समालखा बस अड्डे के सामने हाईवे पर अंडरपास, पंजाबी सभा के भवन के रुके हुए काम को पूरा करने, चुलकाना धाम पर लाइटें लगाने के लिए 2 करोड़ देने, 1 करोड़ 25 लाख की लागत से बापोली में सब्जी मंडी बनवाने, नंगला आर ट्रेन पुल पर 4.5 करोड़ रुपए खर्च कर पुल बनवाने, मार्केटिंग बोर्ड की 9 सड़कों के लिए 8.5 करोड़ रुपए देने और PWD की सड़कों की मरम्मत के लिए 25 करोड़ रुपए देने जैसी अनेकों घोषणाएं की। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व समालखा के लिए 57 घोषणाएं की गई थी, जिनमें से 42 पूरी हो चुकी हैं। बाकी घोषणाओं पर भी काम करवाया जा रहा है। रविदास जी समाज कल्याण सभा, इनका जो भवन अधूरा है, कश्यप राजपूत धर्मशाला, उनका भी एक हॉल बनाने में उनको पैसे की आवश्यकता है। दोनों को 11-11 लाख रुपया और इनको भी अनुदान में इसकी घोषणा करता हूं। समालखा से नारायणा फाटक लोगों की सुविधा के लिए अंडरपास बनाया जाए। ये अंडरपास का एक प्रकार से उसका अप्रूवल हो गया है। 6 करोड़ 80 लाख रुपए का काम ये भी पूरा कराया जाएगा। इस अंडरपास को बनवाया जाएगा ताकि लोगों को लाभ होगा। हाईवे है, उसके नीचे से अंडरपास, ताकि जो हमारा रास्ता है दूसरी तरफ जाने के लिए बन जाए। ये भी फाइलों में क्लियर हो गया है। बहुत जल्दी इसके ऊपर काम शुरू होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रजापिता ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पानीपत के ज्ञान मानसरोवर के 11वें वार्षिक समारोह का बतौर मुख्य अतिथि शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे मनमोहिनी भवन की आधारशिला रखने के साथ साथ ज्ञान मानसरोवर में लगभग 3 करोड़ की लागत से स्थापित किए गए दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम को भी लोकार्पित किया। मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत नशा मुक्त हरियाणा अभियान का शुभारंभ करते हुए नशा मुक्त अभियान जागरूकता बस को हरी झंडी दिखाई।
मुख्यमंत्री ने 2 शब्दों संस्कार व ध्यान में नशा मुक्ति का समाधान देते हुए कहा कि हमारे पूर्वजों व समाज से मिले संस्कार और ईश्वर भक्ति में ध्यान साधना हमें नशे से दूर रख सकती है। इसलिए अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाने के लिए प्रेरित करें। शराब से भी होता है और फिर वहाँ के ड्रग्स और कई तरह के ऐसे इंजेक्शन और दवाइयाँ और कई चीज़ों से नशा करने लग गए लोग। तो इस नाते से हमने जन जागरण के लिए 1 सितंबर से एक यात्रा निकाली थी, पूरी हरियाणा के अंदर सब जिलों में यात्रा गई थी। निवेदन किया अपने संतों महात्माओं को कि एक दिन इस विषय पर विचार करने के लिए आप आइए। 5 मई को एक संकल्प लिया संतों महात्माओं ने। उस दिन संत समाज भी इसमें आगे खड़ा हो गया। उन्होंने कहा कि देखिए, हम अपने प्रवचन करते हैं, कथाएं करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, अपने आश्रमों में या घरों में या कहीं भी, वहां हम अपनी कथा के साथ साथ नशा मुक्ति की बात ये हरियाणा में करेंगे, सब कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार द्वारा पूरे प्रदेश में नशे के विरुद्ध सितंबर माह में ड्रग फ्री संकल्प साइकिल यात्रा निकाली गई। 25 दिन तक चली इस यात्रा में 5 लाख से अधिक लोग शामिल हुए और सबने मिलकर नशे के विरुद्ध एक साथ लड़ने का संकल्प लिया। उन्होंने नशा मुक्ति अभियान में सक्रिय भूमिका के लिए बहनों, माताओं और बेटियों का आह्वान किया कि वे अपने भाइयों व बेटों को अच्छे संस्कार दें और उन्हें हमेशा नशे के विरुद्ध लड़ने के लिए प्रेरित करें। युवा हमारा वो दिशा ठीक नहीं पकड़ पाता, समस्या से घिर जाता है, तो ऐसे भी अवसर मैंने देखे हैं। उस समय बहनें आगे आती हैं, ऐसे अवसर और बहनें आगे आती हैं और बहन भाई का हाथ पकड़ करके जब ये कहती है कि भैया इस रास्ते पर नहीं जाना, तो भाई ठीक रास्ते पर आ जाता है। मैं अपनी बहनों को, अपनी मातृशक्ति को, अपनी बेटियों को, सबको आह्वान करता हूं कि समाज में इस प्रकार की जो चीजें फैल रही हैं, इसको रोकने के लिए आप लोग आगे और आगे आइए। आप आगे आए हैं और आगे आइए और इसमें आपको सब प्रकार का समर्थन मिलेगा। समस्या बहुत जटिल है, इसको हल करके ही हम मानवता को एक ठीक रास्ते पर ले जा सकते हैं। नूंह जिले के गांव राठीवास राजपूत में आयोजित जनसंवाद कार्यक्रम में केंद्रीय सांख्यिकी योजना एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यक्रम से पहले 1,43,57,000 रुपए की लागत वाली विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास व उद्घाटन किया, जिनमें तावड़ू खंड में बनने वाली गलियों का शिलान्यास, राठीवास गांव में वाटर टैंक का उद्घाटन व 35 लाख रुपए की लागत से बनने वाले राजकीय आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी भवन का शिलान्यास शामिल था। इस अवसर पर ग्रामीणों को संबोधित करते हुए राव इंद्रजीत सिंह ने कहा कि जनसंवाद कार्यक्रम हरियाणा सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जिसमें विकास कार्य से संबंधित गांवों में ग्रामीणों की शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाता है। जनसंवाद कार्यक्रम के माध्यम से जो शिकायतें आती हैं, उन पर विभागीय अधिकारी तत्काल कार्रवाई करते हैं। अनेक सरपंचों की गांव की सामूहिक समस्या सुनी गई है, जो हल हो सकती थी हाथ किया तो उसको यहाँ करवाने की कोशिश करी गई है, और जिसके ऊपर विचार करना पड़ेगा वो मैं साथ लेकर के जा रहा हूँ। उन कामों को अगर पोर्टल पे डलवाने की आवश्यकता पड़ी तो पोर्टल के ऊपर डलवा देंगे, और आने वाले समय के अंदर उनकी जो आशाएं हैं उनके ऊपर खरा उतरने की कोशिश करें। लेकिन रेलवे का जिस तरह से विस्तार हुआ है और हरियाणा के अंदर उसका जो काम हुआ है, नई नई जो ट्रेन चली हैं, मैं समझता हूँ आज से पहले कभी भी नहीं चली। केंद्रीय राज्य मंत्री ने अपने निजी कोष से बलिदानी डीआईजी ओम प्रकाश तंवर का द्वार बनाने की भी घोषणा की। सिरसा जिले में हरियाणा पंजाबी सभ्याचारक मंच व रॉक्सी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा नशा मुक्ति पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के बिजली मंत्री रंजीत सिंह ने शिरकत की। इस अवसर पर बिजली मंत्री ने रक्तदान शिविर व दंत जांच शिविर का भी शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नशे को खत्म करने के लिए सभी को एकजुट होने की आवश्यकता है। यदि सब मिलकर नशे के खिलाफ लड़ेंगे तो अवश्य ही लड़ाई में जीत सकेंगे। बिजली मंत्री ने कहा कि नशे से पीड़ितों के उपचार के लिए सरकारी अस्पतालों में पूर्ण व्यवस्था की गई है। इसके लिए नागरिक अस्पताल सिरसा, कालांवाली व डबवाली में बेड की व्यवस्था है, ताकि युवाओं को नशे की गर्त से निकालने के लिए उनका उपचार करवाया जा सके। बड़ा अच्छा काम है, क्योंकि हमारे यहाँ 7 लगती स्टेटों की वजह से
या डिफरेंट रीजन से डिप्रेशन की वजह से बच्चे नशे की तरफ जा रहे हैं। इसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और वैसा बताओ, जो आदमी अपना काम छोड़ के इसलिए करे, उस आदमी के लिए जितनी बधाई दें उतना ही कम है। देखिए, सबसे पहले तो पेरेंट्स के लिए, सबसे पहले समाज के लिए। सरकार तो कोई भी आती जाती है, सरकार तो लोगों की बनाई होती है। अगर पेरेंट्स हो जाए, जो बच्चा ज़िंदगी छोड़ के जा रहा है, उसके लिए तो बहुत ही ख़तरनाक है। तो ऐसी चीज़ों के लिए कोई किसी पे वो दोष देना या किसी के लिए जुम्मे डालना, ये अच्छी बात नहीं। मतलब इसमें प्रयास ये होना चाहिए कि इस बीमारी को तुरंत इससे हैवी हैंड से ऐसे जो नशे आ रहे हैं उन्हें क्रश कर देना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए। बिजली मंत्री ने संस्था के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार के कार्यक्रमों की समाज में आवश्यकता है। वहीं रक्तदान शिविर में रक्तदान करने आए व्यक्तियों ने कहा, सभी को रक्तदान करना चाहिए, इससे दूसरे मनुष्य की जान बचाई जा सकती है। वहीं उन्होंने युवाओं को भी नशे से दूर रहकर रक्तदान जैसे समाज सेवी कार्य और खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। मैंने ब्लड डोनेट किया है और लगभग 4 महीने बाद किया है और मैं रेगुलर ब्लड डोनेट करता रहता हूँ। तो इससे क्या है कि जिसको ज़रूरत है उसको टाइम पे ब्लड मिलना चाहिए, क्योंकि ब्लड से ऊपर कुछ नहीं है। ब्लड ही ऐसी चीज़ है जो किसी फैक्ट्री में नहीं बनती और ये लोगों से डोनेशन के माध्यम से ही लेना पड़ता है। और जो किसी की जान बचा सके, इससे बड़ा कोई दान नहीं है। काफ़ी अच्छा लगा ब्लड डोनेट करके, और मैं अपने देशवासियों और अपने युवाओं को ये कहना चाहता हूँ कि सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए, आगे बढ़ के ज़्यादा नशा छोड़ना चाहिए। प्राथमिक प्रशिक्षण केंद्र भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल भानु पंचकुला में अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के अंतर्गत एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें हरियाणा के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिरीक्षक APS निम्बाड़िया ने मुख्य अतिथि तथा भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल एवं CAPF के वरिष्ठ पदाधिकारियों व आसपास के क्षेत्र के सम्मानित लोगों का ITBP के परिसर में पहुंचने पर स्वागत व अभिवादन किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसमें सैनिक एवं अर्धसैनिक विभाग बनाया गया है। उन्होंने कहा कि भविष्य में हरियाणा में अशोक चक्र विजेता को 2 करोड़, कीर्ति चक्र विजेता को 1 करोड़ व शौर्य चक्र आदि सभी अवार्ड को समकक्ष करने का विचार किया जा रहा है। उन्होंने मोटा अनाज का जिक्र करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोटे अनाज को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। हमारे प्राचीन भारत में अधिकतर भारतीय आरंभ में मोटा अनाज का ही सेवन करते थे। ITBP के इस सेंटर में मिलेट्स की एक प्रदर्शनी, उससे तैयार होने वाले व्यंजन वो तैयार किए गए, लोगों को दिखाए गए और वो बहुत अच्छा लगा। ITBP का बहुत बढ़िया प्रयास है मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए। बहुत स्वादिष्ट लगे, बहुत अच्छे लगे, और हम तो हरियाणा के लोग हैं, मिलेट्स का पहले से ही काफ़ी ज़्यादा प्रयोग करते हैं। ये हरियाणा सरकार ने देश के अंदर पहल करते हुए सैनिक अर्धसैनिक विभाग अलग से बनाया है। तो और उसके अंदर हम जिस प्रकार से अपने अर्धसैनिक के भाइयों को, रिटायर्ड जवानों को जो सुविधाएं कैसे दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, वो हम सब देने का प्रयास कर रहे हैं। इस अवसर पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिरीक्षक APS निम्बाड़िया ने कहा कि सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक मोटे अनाजों को सुपर फूड के रूप में पहचान प्राप्त है। मोटे अनाज में मूलतः बाजरा, ज्वार और रागी आते हैं। उन्होंने कहा कि अन्य अनाजों की तुलना में मोटे अनाज कम पानी और उर्वरक आवश्यकताओं के साथ कठोर अनाज हैं। इनके लिए किसी भी कीटनाशक या रासायनिक खाद की जरूरत न के बराबर होती है। गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में आज पन्ना प्रमुख सम्मेलन का आयोजन किया गया। अंबाला कैंट में आयोजित इस सम्मेलन में पहली बार QR कोड से एंट्री हुई। गृह मंत्री अनिल विज ने भी कोड के माध्यम से ही एंट्री की। इस दौरान गृह मंत्री अनिल विज ने आगामी चुनाव में पार्टी की जीत का मंत्र पंडाल में बैठे BJP के कार्यकर्ताओं को दिया। इसके साथ ही भारत सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को बताने के लिए सभी पन्ना प्रमुख को आदेश दिए। हमारे पन्ना प्रमुख हैं, वो ही अंदर आ सके। उनकी कुर्सियां जो नहीं आ सके, उनकी कुर्सियां खाली भी रखी गई हैं, ताकि पूरी तरह से मैं खुद, देखिए मैं अपने पन्ने का प्रमुख हूं और मेरे को खुद QR कोड जारी हुआ
और मैंने बाहर ये स्कैन करवाया तो उन्होंने मुझे अंदर आने दिया, नहीं तो शायद मुझे भी रोक देते। बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ ने आज के पन्ना प्रमुख सम्मेलन के सफल आयोजन के लिए गृह मंत्री अनिल विज व उनकी पूरी टीम को बधाई दी। वहीं उन्होंने पन्ना प्रमुख सम्मेलन में QR कोड से एंट्री को टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किए जाने के लिए गृह मंत्री अनिल विज की सराहना की। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मैं बहुत बधाई देता हूं अनिल विज साहब को कि एक एक कार्यकर्ता का इसका मतलब डाटा है और डाटा होने से ही QR कोड से हाजिरी लग सकती है। फ्री डाटा अगर नहीं है तो QR कोड से हाजिरी नहीं लग सकती। तो QR कोड से हाजिरी तभी लगती है जब आपका एक एक कार्यकर्ता का पहले से डाटा है, वो उसी पर जाकर टिक करता है कि यस ये आ गए हैं। अभी एक बड़ा अभियान चलने वाला है जिसमें 30 जो है नवंबर को उसका उद्घाटन होगा और हर विधानसभा तक जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, राज्य सरकार की योजनाएं हैं, उसको लेकर वाहन पहुंचने वाले हैं, जिसमें सब केवल योजनाओं की जानकारी दी जाएगी ऐसा नहीं है। उसके साथ साथ उन योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन में जहां कहीं भी बाधा आ रही है वो भी दूर की जाएगी। एक बड़ा कैंपेन चलने वाला है। बल्लभगढ़ विधानसभा के गांव मुजस्सर स्थित कम्युनिटी सेंटर में परिवार पहचान पत्र, प्रॉपर्टी ID और पेंशन से संबंधित समस्याओं को दूर करने के एक कैंप का आयोजन किया गया। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा आयोजित इस कैंप का संचालन फरीदाबाद के अतिरिक्त उपायुक्त आनंद शर्मा और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने अपनी टीम के साथ कैंप किया। इस दौरान मूलचंद शर्मा ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग यहां पहुंचें और अपनी समस्याओं का निदान करवाएं। उन्होंने कहा कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां कैंप लगवाए जाएंगे ताकि लोगों की समस्याओं को दूर किया जा सके। उन्होंने कहा कि लोगों को परिवार पहचान पत्र बनवाने, प्रॉपर्टी ID और बुढ़ापा पेंशन के साथ साथ अन्य प्रकार की डिजिटल सुविधाओं का लाभ देने के लिए सरकार प्रयासरत है। आज मैंने उसका उद्घाटन किया है कि जो लोगों की समस्या है अपने प्रॉपर्टी ID की या पेंशन की है, इस तरह की जो समस्या जो लोगों को आ रही है, छोटी छोटी समस्या है, कोई पेंशन की है, तो लोगों को बार बार इसका परेशान होते थे, बार बार इधर उधर घूमते थे। अब एक ही स्थान पर सारी चीजें उनको लोगों को लाभ मिलेगा। और मेरी लोगों से विनती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग आज अप्रोच से करें। आज चुनाव वोटिंग डे भी है और ज्यादा से ज्यादा लोगों से हर बूथ पर वोट बनवाएं कि वोट BLO बैठे हुए हैं, ज्यादा ज्यादा वोट बनेंगी, जो नई वोट बननी है उन सब का लाभ लें। अतिरिक्त उपायुक्त आनंद शर्मा ने कहा कि इस कैंप के माध्यम से लोगों की तमाम समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और अगर किसी कारण से समस्या का हल नहीं हो पा रहा है तो उन्हें हेडक्वार्टर बुलाया जाता है। लोगों से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि इस कैंप का मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाएं। जब तक आप सबकी प्रॉब्लम को जिसकी समस्या यहीं सॉल्व होगी उसको यहीं किया जाएगा, जिसकी समस्या नहीं हो पा रही उसको हम नोट करके रख लेंगे। तो अगर हमें हेडक्वार्टर में भी बात करने की जरूरत पड़ेगी तो हम हेडक्वार्टर में भी बात करेंगे। पर मेरा सबसे निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पर आए। आज कार्तिक पूर्णिमा है और ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र दिन पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। सिख समुदाय आज के दिन को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाता है। गुरु नानक जयंती पर गुरुद्वारों को फूलों से सजाया जाता है। गुरुद्वारों में गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ होता है और लंगर करवाए जाते हैं। गुरु नानक का सबसे अहम संदेश था कि ईश्वर एक हैं और हर इंसान ईश्वर तक सीधे पहुंच सकता है। गुरु नानक जयंती के अवसर पर स्वर्ण मंदिर को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट X में कहा है कि गुरु नानक देव जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं देश और विदेश में रह रहे सभी भारतीयों, विशेष रूप से सिख भाइयों और बहनों को हार्दिक बधाई देती हूं। गुरु नानक देव जी ने समाज को निस्वार्थ सेना का महत्व समझाया और सबको प्रेम, शांति और करुणा के जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा दी। आइए आज देव दीपावली के दिन हम भाईचारे और सद्भाव के लिए खुद को समर्पित करने का संकल्प लें।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कार्तिक पूर्णिमा और दीपावली के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर कहा है कि श्रद्धा, भक्ति और दैवीय उपासना की भारतीय परंपरा से प्रकाशित पावन पर्व कार्तिक पूर्णिमा एवं देव दीपावली की असीम शुभकामनाएं। मेरी कामना है कि ये पावन अवसर देश भर के मेरे परिवारजनों के जीवन में नई रौनक और स्फूर्ति लेकर आए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर पंचकुला स्थित श्री गुरुद्वारा नाडा साहिब में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने प्रदेश वासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी आज श्री गुरु नाडा साहिब गुरुद्वारा में पहली पातशाही गुरु नानक देव जी के प्रकाश उत्सव पर माथा टेका तथा देश व प्रदेश के सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के महासचिव रंजीत सिंह मान सहित गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कई अधिकारी, भाजपा के पदाधिकारी तथा प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि यहां हरियाणा के अतिरिक्त अन्य प्रदेशों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु माथा टेकने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि देश भर के तीर्थ स्थान के विकास के लिए योजना चलाई गई है। इसी के तहत आज श्री नाडा साहिब गुरुद्वारा में भी मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास किया गया है। तो ऐसे अवसर पर यहाँ गुरुद्वारा नाडा साहिब पर भी बहुत बड़ी संख्या में लोग श्रद्धापूर्वक आते हैं। मुझे भी आज अवसर मिला है गुरुद्वारा नाडा साहिब आ करके और गुरपुरब के अवसर पर मैं माथा टेक करके हरियाणा की जनता की कुशल क्षेम की कामना करता हूँ और इस अवसर पर सभी को बहुत बहुत बधाई। साथ योजना जो देश भर में चलाई गई है तीर्थ स्थानों पर विकास के नाते से, तो उसी योजना के अंतर्गत यहाँ जो पार्किंग का मल्टी लेवल पार्किंग का शिलान्यास मैंने स्वयं 27 अक्टूबर 2020 को किया था। आज 27 नवंबर 2023 आज इसका शिलान्यास किया है। इस अवसर पर यहाँ आने वाले जितने भी आगंतुक हैं, यात्री हैं, उन सबको एक अच्छी पार्किंग की व्यवस्था मिलेगी। देश भर में आज सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं आज फतेहाबाद के गुरुद्वारों में भी श्रद्धा के साथ गुरु नानक देव जी का जन्मोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के आगे माथा टेककर श्रद्धालुओं ने मन्नतें मांगी। वहीं गुरुद्वारा के पाठियों के द्वारा कीर्तन किया गया। इस अवसर पर गुरुद्वारा में एक मेडिकल कैंप का भी आयोजन किया गया। पूरी दुनिया 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਗਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਸੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ ਅਤੇ ਵੰਡ ਛਕੋ ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਜ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਸਲੋਗਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਸਕੇ ਕਿ 35 ਅੱਖਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੱਚ 'ਚ ਆ ਜਾਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅੱਖਰ ਵੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੀਏ। ਦੂਜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਫਲਸਫਾ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਛਕੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਪੇਂਟਿੰਗ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਤੀਆ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਰੰਭ ਹੋਏ ਸਨ। ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਭੋਗ ਪਾਏ ਉਪਰੰਤ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੇ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 35 ਅੱਖਰ ਮੁਹਾਰਨੀ ਦੇ ਲਿਖਾਈ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ भी करवाए जा रहे हैं जी। कार्तिक पूर्णिमा और गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर यमुनानगर स्थित तीर्थराज और कपाल मोचन के ऐतिहासिक एवं पवित्र सरोवरों में लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई और सरोवरों के किनारे पर दीप जलाकर अरदास की। इस अवसर पर लोगों की आस्था को ध्यान में रखते हुए स्थानीय प्रशासन द्वारा भी विशेष इंतजाम किए गए थे।
कपाल मोचन स्थित प्रमुख गुरुद्वारा साहिब एवं गाय बच्छा घाट मंदिर को भी सजाया गया था। पुराणों के अनुसार कपाल मोचन तीर्थ तीनों लोगों के पाप से मुक्ति दिलाने वाला स्थल है। इसके पवित्र सरोवरों में स्नान करने से ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का निवारण होता है। आदिकाल में कार्तिक पूर्णिमा की अर्धरात्रि के समय ही भगवान शिव की ब्रह्म कपाली इसी कपाल मोचन सरोवर में स्नान करने से दूर हुई थी। 10वीं पातशाही गुरु गोबिंद सिंह जी भी इस स्थान पर आकर चंडी यज्ञ कर चुके हैं और यहाँ के मुख्य पुजारी को खुद अपने हाथों से लिखकर एक ताम्र पत्र भी देकर गए हैं, जो आज भी यहाँ मौजूद है। मेला प्रशासक एवं एसडीएम बिलासपुर जसपाल सिंह गिल ने बताया कि इस बार 10 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने स्नान किया। मेले में यात्रियों की सुविधाओं के लिए सभी तरह के प्रबंध किए गए थे। इस अवसर पर मेला कपाल मोचन में आने वाले श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि पहले से बहुत अच्छे प्रबंध किए गए हैं। सभी श्रद्धालु जो अपनी आस्था की डुबकी सरोवरों में लगा रहे हैं, परमात्मा उनके घरों में खुशियाँ दे और उनका उज्जवल भविष्य रहे। सभी देश और प्रदेश वासियों को पुनः हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। इस वर्ष हमने लगभग 7 दिन पहले मेले की तैयारियां शुरू कर दी थी। तो 23 तारीख से जो आज 5वां दिन मेले का है, अनुमानतः इस वर्ष 10 लाख के लगभग श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है और प्रशासन की तरफ से हमने समय रहते मेले की तैयारियां की और श्रद्धालुओं को सभी मूलभूत सुविधाएं देने का प्रयास किया और हम इस प्रयास में सफल भी रहे। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने पूरी निष्ठा, कर्मठता और ईमानदारी के साथ अपना कार्य किया, जिससे हम एक सफल मेले का आयोजन कर पाए। जो हम विश मांगते हैं हमारी हर साल पूरी होती है, इसलिए इस मेले में बहुत धार्मिक स्थान है, इसमें मन्नत पूरी होती है। इसका नाम हर साल जहाँ मेले में आता है। देखिए बहुत ਵਧੀਆ ਧਾਨ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਸੁੱਖਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਆ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਆਓ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈ ਆਪਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ। ਘਰੇ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਸੀ, 11 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੋਈ ਤੋੜਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਫੁੱਲ ਵਾਧਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕੇ। 26 नवंबर 2008 को समुद्र के रास्ते मुंबई में दाखिल हुए आतंकियों ने होटल ताज, होटल ओबराय और नरीमन पॉइंट पर एक साथ तीनों जगह हमला कर नरसंहार करना शुरू कर दिया था। सरकार के आदेश पर कमांडो दस्ते मुंबई भेजे गए, जिसमें फरीदाबाद के कमांडो फिरे चंद भी शामिल थे, जिन्हें होटल ताज का टास्क मिला था। इस ऑपरेशन में उनके पांव में आतंकियों की गोली लगी थी, लेकिन वह अपने जज्बे के चलते अपनी टीम के साथ 189 लोगों का रेस्क्यू करने में कामयाब रहे और बाद में चारों आतंकियों को मार गिराया था। एक सम्मान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने आए रिटायर्ड कमांडो फिरे चंद ने नम आंखों के साथ उस दिन को याद करते हुए अपनी कहानी बयां की। जो एनएसजी है होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है और डायरेक्ट हमारे होम मिनिस्टर से ही आदेश मिलते हैं। तो हमारे को तकरीबन 10 बजे के आसपास में ऑर्डर क्लियर हो गया था कि आप लोगों को मुंबई जाना है। तो हमने वहाँ अपने जो सूझबूझ से जो कार्रवाई की और हम वहाँ जब अंदर बढ़े तो हमने उसकी कंडीशनें देखी, हम कहाँ से किस तरह से ऑपरेशन कर सकते हैं। तो नीचे से नामुमकिन था, तो इसलिए हमने जो ऊपर से स्टार्टिंग किया सर्च करना और ऊपर से नीचे की तरफ जो अपने बंदे फंसे हुए थे, हॉस्टेज थे, उनको रिस्क्यू किया और जैसे जैसे उनकी एक फ्लोर से 10-5 इकट्ठे हो जाते थे, उनको बाहर सेफ्टी से निकाल करके पहुंचाते थे। हमारे उस टाइम पर जो 3 जगह पर टीम गई हुई थी, नरीमन हाउस, ओबराय होटल और मुंबई ताज होटल। ताज होटल में मेरी जो ड्यूटी थी उस टाइम पर, जो मेरे को जो टास्क दिया गया था, ताज होटल का टास्क दिया गया था। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।